नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीएन न्यूज़ इंडिया और इस वक्त हमारे साथ यूथ कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट कुमार गौरव जी हैं। कुमार गौरव जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका जेटीएन न्यूज़ इंडिया पे। बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, यूथ विंग पे आएंगे बाद में, लेकिन पहले जो राज्य की राजनीति उस पर देख रहे थे कि आज हेजिटेशन हुआ बहुत हेमंत सोरेन सरकार को लेकर के, जो क्राइम ग्राफ ऊपर जा रहा है, करप्शन को लेकर वो बातें कर रहे हैं, पेट्रोल में सेस को लेकर बातें कर रहे हैं। ये और बात है कि वो सेंट्रल की टैक्स के बारे में बात नहीं करते हैं। सबसे पहले तो ये कि हेमंत सोरेन सरकार को भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से टारगेट कर रही है, जरा एक बार तुलना हो जाए कि ये जस्टिफाइड है क्या? एक पुरानी कहावत है, जब लोग आपके खिलाफ बोलने लगे ना, तो समझिए आप तरक्की कर रहे हैं। ठीक है, तो जब इतना दर्द इनका जो छलक के आ रहा है, जैसे आपने खुद कहा कि पेट्रोल में सेस की बात करते हैं पर पेट्रोल में सेंट्रल टैक्सेस की बात नहीं करते हैं। आप ये देखिए कि जब यूपीए की सरकार थी, तो यूपीए की सरकार के समय जो हम केंद्रीय कर लगाते थे पेट्रोल पे या डीजल पे, उसका 10 गुना विजय जी, एकदम मैं पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ कि उसका 10 गुना आज के डेट में भाजपा सरकार लगा रही है। और आप बात कर रहे हैं कि 1% सेस क्यों लगा हुआ है झारखंड सरकार का। इसे अंग्रेज़ी में एक शब्द है, हिपोक्रेसी, इसे वही कहते हैं। ये हिपोक्रेसी है। बिल्कुल। आप खुद जनता के दुख दर्द के लिए कुछ करना नहीं चाहते। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में दाम कम होते हैं, आप अपने टैक्स और बढ़ा देते हैं, फिर दाम कम होते हैं, फिर आप टैक्स बढ़ा देते हो, और आप दुनिया को कहते हैं कि हमने तो डी कंट्रोल कर रखा है डीजल और पेट्रोल। अगर आपने डी कंट्रोल कर रखा है डीजल और पेट्रोल, तो एक पर्टिकुलर टैक्स पे उसको छोड़ दीजिए ना। जैसे जैसे पेट्रोल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में घटते हैं, ये अपने करों की दर बढ़ा देते हैं। अगर 30% कर लगा रहे हैं तो उसको 32% पे कर देते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, पेट्रोल का जो दाम है, जो तेल कंपनियां आज के डेट में सरकार को दे रही है 32 रुपये, और उस 32 रुपये पे जो केंद्र सरकार टैक्स चार्ज कर रही है वो 34 रुपये। ये मजाक है, ये देश की जनता के साथ मजाक है। और ये जो एक मिनट, ये जो ये 1% की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि झारखंड में 1% वो है, ठीक है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि झारखंड सरकार का जो जीएसटी का बकाया आपके पास है, आप हमें हमारी जीएसटी का बकाया वापस करें, और फिर आप देखिए हम वो 1% नहीं, हम 3% घटवा देंगे झारखंड। वो तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लेकिन जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ये कहती हैं कि देश में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन चल रहा है, तो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जो टैक्स है उसका एक बड़ा हिस्सा वैक्सीनेशन पर जा रहा है, तो इस बात से आप सहमत हैं क्या? पिछले कुछ सालों में, ये मैं पिछली जनवरी की बात कर रहा हूँ, एक फिगर आई थी कि पिछले नवंबर तक केंद्र सरकार ने 21 लाख करोड़, इंडिया की सरकार ने 21 लाख करोड़ पेट्रोलियम पे कर के तौर पे कमाया था। वो पैसा कहाँ गया? कलेक्शन था वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा कहाँ गया? आप अगर बात करें कि जब ये कोविड आया था, ठीक है, तो पीएम केयर्स फंड खुला था, जिसमें एक दिन में जितना पैसा इकट्ठा हुआ था, शायद कुबेर के खजाने में भी एक दिन में उतना पैसा नहीं इकट्ठा होता है, उसमें 3 या 4 हज़ार करोड़ एक दिन में इकट्ठा हुआ था। वो पैसा कहाँ गया? आप कहने के लिए कुछ भी कहते रहिए, तो देश की जनता बेवकूफ़ थोड़ी है। उज्ज्वला योजना आप ढोल पीटते हैं, पेट्रोल एलपीजी सिलेंडर उस समय जब कांग्रेस की सरकार में 380 रुपये का था तो आपको चुभता था, आज लगभग 900 रुपये का हो गया, आपको चुभ नहीं रहा है। स्मृति ईरानी जी सड़क पे बैठ जाती थी, आज अपने आलिशान से कमरे में बैठी हुई हैं और बोल रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम और एलपीजी गैस के दाम तो हम कंट्रोल नहीं करते। कुमार जी, आप लगातार टारगेट कर रहे हैं केंद्र सरकार की विफलताओं को लेकर के, टैक्सेशन को लेकर के, प्राइस हाइक को लेकर के, जरा ये बता दीजिए कि हेमंत सोरेन सरकार के वो 5 लाख के रोजगार का क्या हुआ? बिल्कुल, देखिए हेमंत सोरेन जी की सरकार कब आई? सरकार 2 साल हो गया। नहीं, मैं आपको टाइम फ्रेम के हिसाब से बताता हूँ। हेमंत सोरेन जी की सरकार, जो मंत्रिमंडल का जो शपथ ग्रहण था, मेरे को जहाँ तक मेरी याददाश्त ठीक है,
मेरे ख्याल से 29 दिसंबर या 30 दिसंबर के आसपास हुआ था, 2019, ठीक है। पहला कोविड केस जो इंडिया में आया था वो आया था जनवरी में, ठीक है। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने रातों रात लॉकडाउन लगा दिया था मार्च के महीने में। सरकार के पास 3 महीने का समय था अपने वादों को इम्प्लीमेंट करने में, क्योंकि जब कोविड लगा तो केंद्र सरकार ने सारे फंड्स रोक दिए। आज की डेट में राज्य सरकारें टैक्स का कलेक्शन नहीं करती हैं। राज्य सरकारें सिर्फ और सिर्फ जो पेट्रोल पे टैक्सेशन हो रहा है उसका कलेक्शन करती हैं। बाकी जो पैसा आता है वो एज जीएसटी के फॉर्म में सेंटर के पास जाता है, वहां से फिर आपको डिवाइड होकर के मिलता है, ठीक है। वो पैसा आपके पास आ नहीं पाया। जेपीएससी में जब रघुवर जी की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, तो कितने जेपीएससी के एग्जाम हुए आपने देखे? इस राज्य ने सबसे ज़्यादा एनडीए को सत्ता में रहने का मौका दिया। एनडीए की सरकारों में कितने जेपीएससी के एग्जाम हुए, ना आपसे छुपे ना मुझसे छुपे, ठीक है। अब आप आएंगे कि भाई यूपीए की भी उसमें सरकार रही है, हाँ 13 महीना पहले रही है। और अभी इस सरकार ने एक फैसला या एक निर्णय लिया था कि इस सरकार ने कहा था कि हम जो जेपीएससी का बैकलॉग है, जो युवाओं को मौका नहीं मिला, उसके लिए हम साल में 4 जेपीएससी कराएंगे। बिल्कुल याद दिला दिया मैंने। बिल्कुल 4 जेपीएससी कराएंगे। और पहली जेपीएससी का डेट भी अनाउंस हो गया था, मेरे ख्याल से 1 मई को उसका एग्जाम था। पर आप समय की मार कह सकते हैं कि सेकेंड वेव का पीक भी उसी समय था। इसीलिए उस समय आपके घर के, हमारे घर के बच्चों की जान की कीमत उनके नौकरी की कीमत से ज़्यादा थी। लोगों की अपेक्षा पे हेमंत सोरेन जी की सरकार, यूपीए की सरकार खरा ज़रूर उतरेगी। पर हाँ, कुछ परिस्थिति ऐसी आई कि पिछले 1.5 साल से कोविड का दंश पूरा देश झेल रहा है। सिर्फ झारखंड नहीं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, पूरा देश झेल रहा है। पर प्रश्न ये उठता है कि उससे पहले तो देश में कोविड नहीं था ना, तो वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ चले गए? उससे पहले देश में कोविड नहीं था, तो वो 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष जो देने की बात थी, वो कहाँ चले? जवाब ना देना पड़े इसके लिए केंद्र को नहीं, टारगेट हम करो, जवाब दे रहे हैं, टैक्सेशन को हम आपको जवाब दे रहे हैं। 5 लाख का अभी तक जवाब नहीं आया। बिल्कुल जवाब नहीं आया। जो अब मैं आपसे एक और जो 4 जेपीएससी की हमने बात की 5 लाख रोजगार को लेकर के जो पॉलिसी डिसीजन होना था, उस पॉलिसी डिसीजन पे सरकार एक कदम भी नहीं बढ़ पाई है। सिर्फ इतना कह रही है कि जिस विभाग में वैकेंसी है उसका सर्वे करो, उसका रिपोर्ट मांगो। सिर्फ पॉलिसी डिसीजन लेना था कि कैसे वो इम्प्लीमेंट करेंगे। हर बात के लिए कोविड का बहाना। नहीं, कौन से पॉलिसी डिसीजन की आप बात कर रहे हैं? हम 5 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं। अगर इसको छोड़ दीजिए तो बेरोजगारों का भत्ता का क्या हो गया? अभी तक उसमें भी कुछ नहीं हुआ, उसको भी टेक्निकलिटी में फंसाया गया है। आपने जो राजनीतिक वादा किया था कि मैं, कुमार भाई सुन लीजिए पहले, कि राजनीतिक वादा किया था आपने कि जो मैट्रिक पास हैं और जो ग्रेजुएट हैं उनको 5,000 और 7,000 हम भत्ता देंगे। बाद में अधिकारियों के कहने पर आप लोगों ने उसमें टेक्निकल एस्पेक्ट को जोड़ दिया। तो राजनीतिक वादा क्या आप लोगों ने अधिकारियों से पूछ कर किया था क्या? अब फिर आपके जवाब पे आ जाता हूँ, ठीक है। अब आप कहेंगे फिर कि आप कोविड पे जा रहे हैं। जब केंद्र सरकार जीएसटी का जो हमारा बकाया है वो देना नहीं चाहती है, हमारे जीएसटी से डीवीसी का बकाया बोल करके कि भाई डीवीसी का 800 करोड़ का बकाया है, आप काट ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा बकाया है वो क्यों नहीं दे रहे हैं? आप अपना 800 करोड़ रुपए काट ले रहे हैं, और जो हमारा 1 लाख करोड़ से ज़्यादा बकाया है वो आप देना नहीं चाहते हैं। भाई झारखंड वो राज्य है जिसने मिनरल्स पे जो जीएसटी और मिनरल्स पे जो एनर्जी, ये सब के कारण केंद्र सरकार को बहुत कर जाता है। अब वो कर केंद्र के पास चले जा रहा है और केंद्र अपने ऑब्लिगेशन नहीं निभा रहा है। भाई पैसा आएगा तब ना भत्ते मिलेंगे, पैसा आएगा तब ना। तो ये द्वेष की जो राजनीति अभी केंद्र ने अपना रखी है कि नहीं हम झारखंड को पैसा नहीं देंगे, उसमें भी जब सर्वेक्षण केंद्र सरकार ने कराया कि कोविड में सबसे अच्छा कार्य कहाँ हुआ, तो गैर भाजपा शासित राज्यों में झारखंड का स्थान नंबर 1 पे है, और टोटल सारे राज्यों में झारखंड का स्थान 3रे नंबर पे है। आपको मैं उपलब्धियां गिनाता हूं। उपलब्धियां ये हैं कि हमने मनरेगा में
जो सहायता राशि थी उसको झारखंड सरकार ने अपने पास से बढ़ाया। इन्हेंस किया है। ये हमारी उपलब्धता है। उपलब्धता और सुनिए, जितने भी सदर अस्पताल हैं उनको ऑक्सीजन सप्लाई से जोड़ना, ये हेमंत सोरेन जी की यूपीए सरकार की बहुत बड़ी सफलता है। ठीक है। और ऐसे ही आप देखिए बहुत सारे काम, कोविड मैनेजमेंट, लोगों को अलग से राशन देना, जो केंद्र सरकार ने कहा कि हम इतना ही राशन आपको देंगे, उसके अलावा गरीबों को अलग से 10 लाख लोगों को झारखंड में उसके अलावा राशन देने की योजना से जोड़ा गया है। ये हमारी उपलब्धता है। रतन टाटा जी ने एक सेकंड करेक्ट कर देता हूँ। फूड सेफ्टी को लेकर के ये सेंट्रल का स्कीम है और जहां भी एक सेकंड आपको मैं विजय जी सॉरी यहाँ रोकना चाहूंगा। जब केंद्र सरकार ने अनाउंसमेंट किया था उससे बहुत पहले आप टाइमलाइन उठा करके देखिए, हमारे राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री श्री रामेश्वर राव जी, जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के, उन्होंने उससे बहुत पहले ये घोषणा पहले ही कर दी थी और लोगों का नाम जुड़ना चालू हो गया था। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। जो नाम जोड़ने का काम है वो राज्य सरकार ने किया, मैं मानता हूँ, लेकिन जो चावल सप्लाई ये का काम है, योजना ये केंद्र की योजना है। नहीं, और बात केंद्र और राज्य के बीच में झगड़ा इसी बात को लेकर के है कि स्कीम केंद्र का है और टैग चाहिए स्टेट को। इस बात में डिफरेंसेस है भाई। मैं तो कहता हूँ आप सारे टैग ले लो हमसे। ऐसे भी नाम बदलने का क्या कहते हैं, एक चलन है, एक नाम बदलने का एक नाम बदलने का शौक है। साहिबगंज की रोड कब की बन गई थी, वापस आकर के उन्होंने क्या कहते हैं शिलान्यास कर दिया था कि मैं शिलान्यास कर रहा हूँ साहिबगंज की सड़क का। ठीक है, जो सड़क बन के तैयार थी उसका शिलान्यास कर रहे थे। आप समझिए बात को विजय जी। ठीक है, मैं तो कहता हूँ कि आप हर जगह से नाम हटा दो, हमें अपना नाम कहीं नहीं चाहिए। बस आप हमारा एक काम कर दो, आप ये सुनिश्चित कर दो कि इस देश का गरीब जो आज आपके ऐसी योजना कि पेट्रोलियम में कर बढ़ा देना, डीजल में कर बढ़ा देना, दलहन के स्टॉक पे जो लिमिट थी उसको दलहन पे बढ़ाया गया। उसको दलहन के स्टॉक पे जो लिमिट थी उसको इतना बढ़ा देना कि बड़े बड़े लोगों ने इतना दलहन स्टॉक कर लिया कि दाल गरीब के थाली से गायब हो गया। लोग पहले कहते थे कि अरे चना सत्तू तो खा लेगा, आज सत्तू इतना महंगा हो गया कि गरीब के थाली में सत्तू भी नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि दलहन, तिलहन और चनों पे जो स्टॉक करने की जो सीमा थी उसको हटा दिया गया। आज कोई लिमिट नहीं है। कुमार भाई एक बात और भी है, वो ये है कि हर बात का अगर गेंद हम लोग डाल देते हैं सेंट्रल के पाले पे, तो ये पैरा टीचर्स वाला जो गेंद है उसको भी केंद्र पे ही डालना है क्या? वो तो सब्जेक्ट है स्टेट का। नहीं, हम पैरा टीचर्स के उसको क्या कहते हैं केंद्र पे नहीं डाल रहे। हम आपको फिर इस बात पे वापस उसी बात पे इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, लोग इंतजार कर रहे हैं और काफ़ी दिन से इंतजार कर रहे हैं। उसके लिए वो सरकार से जवाब नहीं मांगेंगे। बिल्कुल नहीं मांगेंगे, उनको राज्य सरकारों से ही मांगना चाहिए। पर मुझे आज भी याद है, आज हमारे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, पर जब वो इस राज्य के वित्त मंत्री थे तो स्वर्गीय राजेंद्र बाबू ने उस समय पैरा टीचर्स के मानदेय को बढ़वाया था और वो आखिरी बार था कि मानदेय उस समय बढ़ा था। उसके बाद फिर हुआ कि भाई इन्हें परमानेंट करना है या कुछ करना है, उसके लिए हम एक सिस्टम निकालेंगे। बट आप फिर से इस बात को समझिए कि स्कूल्स बंद हैं कोविड में, पढ़ाई हो नहीं रही है कोविड में, केंद्र सरकार पैसा दे नहीं रहा है कोविड में, और परमानेंट करने का प्रेशर अलग है कोविड में। तो सरकार अपने वचनों के लिए प्रतिबद्ध है और जैसे ही स्थितियां सामान्य होंगी, मुझे पूरा विश्वास है कि यूपीए की सरकार पैरा टीचर के प्रॉब्लम में आगे बढ़ के उनके सल्यूशन के लिए काम करेगी। और मैं सरकार से अनुरोध भी करता हूं, आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि इस मसले को कम से कम जल्द से जल्द सुलझा लेना चाहिए। कुमार भाई, आप यूथ हैं, एक सवाल मैं छात्रों का ले रहा हूँ, वो ये है कि लॉकडाउन पीरियड में फीस को लेकर के मामला हुआ था। अनफॉर्चुनेटली शिक्षा मंत्री बीमार पड़ गए और उनको बाहर जाना पड़ा। अपने टाइम में वो डिसीजन उस मामले पर ले आए नहीं। बाकायदा हुआ ये कि वो DPS चास में जाकर के खुद लाइन में खड़ा होकर के फीस भर के उन्होंने एक गलत मैसेज भी दिया। कम से कम जो अभिभावक संघ हैं या जो अभिभावक हैं उनको डिमोरलाइज करने का काम किया, उनका मोरल को तोड़ने का काम किया। आप सरकार से कुछ कहेंगे क्या इस मामले पर कि कम से कम जो लॉकडाउन पीरियड का जो फ़ी है उसमें कुछ रिलैक्सेशन हो जाए?
देखिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें गाइडलाइंस कोर्ट के द्वारा भी आई हैं और सरकार के द्वारा भी आई हैं। कोर्ट ने भी ये कहा है, सरकार ने भी ये कहा है कि भाई आप लॉकडाउन के समय का जो भी आपका क्या कहते हैं पेमेंट है, जो भी फीस है स्कूल की, आप उसमें देखिए, अब दोनों बातें आपने अभी खुद कर दी। आपने पहले टीचर्स की बात की, फिर आप बात कर रहे हैं कि स्कूल फीस भी माफ़ हो जानी चाहिए। अब मैं आप टीचर अलग मैटर नहीं समझ गया मैं, और बट स्कूल का मैटर है। ठीक है, मैं समझ गया मैं, पर क्या होता है ना कि दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड भी है। ठीक है, अब क्यों इंटरलिंक्ड है मैं बता देता हूँ। क्योंकि आप दो टीचर्स को अलग अलग थाली में नहीं तौल सकते हैं। अगर पैरा टीचर्स की समस्या है तो प्राइवेट स्कूल्स में भी पढ़ाने वाले टीचर्स की समस्या है। ठीक है, तो उसका एक बीच का रास्ता निकाला गया था कि आप जो ट्यूशन फीस है, जो एसेंशियल फीसेस हैं, वो आप लीजिए और आप अपनी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखिए। जो स्कूल अपनी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखा हुआ है वो उसे फीस लेने का अधिकार कोर्ट ने दिया है। पर साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी कहा है कि आप ऐसे फीस ना लें जो सर्विसेज आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। जैसे आप ट्रांसपोर्टेशन अभी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो आप ट्रांसपोर्टेशन फीस नहीं दें, कंप्यूटर आप नहीं प्रोवाइड कर रहे तो वो फीस आप ना लें। तो वो सारी फीसेज नहीं ली जा रही हैं। जो भी आज के रेट में फीस ली जा रही है स्कूल के द्वारा, वो ट्यूशन फ़ी और बाकी जो रीएडमिशन या फिर एनुअल फ़ी आप कह सकते हैं, एनुअल फ़ी जो होता है, बहुत सारे स्कूल नहीं ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि कवर अप करके। अब जो लोग कर रहे हैं, जो लोग सरकार के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, अब ऐसे क्या होता है ना कि सर हर तालाब में एक गंदी मछली होती है। ठीक है, ऐसा कोई तालाब नहीं होता है कि जिसमें सारी की सारी मछलियाँ एकदम सही, कोई ना कोई गंदी मछली होती है। तो जब आप देखेंगे कि जब आप थोड़ा पीछे जाइए तो अभी कुछ अस्पताल थे जो सरकार के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। रेमडेसिविर को लेकर, सिर्फ रेमडेसिविर को ही लेकर के नहीं, सरकार ने जो तय किया था कि कोविड में इससे ज़्यादा आप पैसे नहीं ले सकते, उसके भी ऊपर ले रहे थे। उसके ऊपर तो उसमें अभी क्या हुआ है, अभी जब इंक्वायरी बैठी है, ठीक है, तो सारे अस्पतालों के पसीने छूट रहे हैं। सब भाग रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, हमसे ये हो गई, अपने तरफ से बोल रहे हैं कि हम पैसा वापस कर देंगे। पेशेंट्स के पास जा रहे हैं कि आप पैसा वापस ले लो हमसे। क्यों? क्योंकि अब लाइसेंस कैंसिल होने की बात आ रही। तो मैं यही बात उन स्कूलों को कह देता हूं जो कोर्ट और सरकार के गाइडलाइन के आगे जाकर के भी मनमानी ढंग से अगर कोई स्कूल फीस ले रहा है, कुछ ऐसे फीस जो नहीं अलाउड है लेने के, तो उन पे भी कार्रवाई होगी। समय लग सकता है क्योंकि अभी प्राथमिकता कहाँ है? अभी प्राथमिकता कोविड वेव को ख़त्म करने में है। अभी प्राथमिकता लोगों की जान बचाने में है कि अगर थर्ड वेव आता है तो उसके लिए हम तैयार रहें। तो उसके लिए मैं फिर यूपीए सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का, माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये दूरदृष्टि रखी कि हमारे जितने भी अनुमंडल अस्पताल हैं, कम से कम हर अनुमंडल अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हो, ताकि हम अपने पेशेंट्स को डिसेंट्रलाइज करके उन डिस्ट्रिक्ट्स में ही उन्हें ट्रीट कर सके। क्योंकि कोविड का सबसे बड़ा ट्रीटमेंट क्या है? ऑक्सीजन, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, हाई फ्लो ऑक्सीजन की सप्लाई, ये कोविड के ट्रीटमेंट का सबसे थंब रूल है। बाकी दवाइयाँ तो चलती रहती हैं। ठीक है, तो उसके लिए दूरदृष्टि रख करके जो बचा कुचा पैसा लगातार आपको सुन रहा हूँ, आप जिस ढंग से सरकार को डिफेंड कर रहे हैं और जिस ढंग से आप प्रमोट कर रहे हैं चीज़ों को, मैं बहुत ईमानदारी से एक चीज़ अभी स्वीकार करने जा रहा हूँ कि बहुत कम नेता हैं कांग्रेस के अंदर या बहुत कम नेता हैं जेएमएम के अंदर जो अपनी बातों को इतनी बेबाकी से रखते हैं। और आप तो पता नहीं, आप अभी यूथ कांग्रेस में हैं और अब निगम बोर्ड का बंटवारा भी पता नहीं कितना जल्दी होगा या क्या होगा। अभी ये कांग्रेस के नेता थे, 2 दिन पहले हम लोग धनबाद में बात कर रहे, तो उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द इस पर होने वाला है। तो कुमार गौरव किसी बोर्ड या किसी निगम में दिख सकते हैं क्या है विजय जी कि मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना था 2017 में। 2017 से लेकर आज तक बहुत सारे राज्यों में चुनाव हुए और हर स्टेट में स्टेट यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट को विधानसभा के टिकट दिए गए। सिर्फ झारखंड में नहीं। क्यों? ऐसा नहीं है कि मुझे देना नहीं चाहते थे, मुझे सामने से ऑफर था कि आप लड़ जाइए, पर मैं लड़ना ये किस्सा दिलचस्प है। इसकी चर्चा हुई थी उस वक्त, आज बता दीजिए क्या था। पर मैं लड़ना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि एज अ अध्यक्ष मेरी जिम्मेदारी ये है कि मेरे कमेटी के लोग पहले आगे बढ़ जाएं। जब कमेटी के लोग, जब परिवार के सदस्य आगे बढ़ जाएंगे तो मैं तो स्वतः आगे बढ़ जाऊंगा। अगर 4 विधायक बनते हैं यूथ कांग्रेस से और विधायक कल को खड़े होकर के बोलते हैं, मुझसे मिलेंगे भी, तो अध्यक्ष जी प्रणाम कहेंगे। वो जो गर्व होगा एक संगठन के व्यक्ति के तौर पे, काम करने का जो गर्व है, वो आप मेरी बात को कहीं लिख लीजिए,
वो कोई विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री का पद भी आपको नहीं दे सकता। जो एक संगठन के व्यक्ति के तौर पे अगर जो आपको मान सम्मान मिलता है, वो मान सम्मान आपको कहीं और नहीं मिल सकता। कुमार भाई, हमको वाइंड अप भी करना है, मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ। बेरमो ऑलरेडी कुमार जयमंगल जी के पास है, बिल्कुल। और जैसा भी आपने कहा कि ये फॉर्मूला है कि जो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं उनको सीट ऑफर होता है, तो बेरमो को उस सीट को छोड़कर अगर ऑफर हुआ, अगर टिकट ऑफर हुआ कांग्रेस का आपको, तो वो विधानसभा का कौन सा सीट होगा जहां आप चुनाव लड़ेंगे? सर, फिर मैं आपको इस बात का प्रश्न का उत्तर बहुत छोटे और सरल सी भाषा में दे देता हूँ। पहली बात, हमारे भाई साहब ऑलरेडी विधायक हैं, और मैं कतई नहीं चाहूँगा कि उनके विधायक रहते हुए पार्टी मुझे भी दे, क्योंकि पार्टी में और बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, और बहुत सारे और परिवार हैं जो चाहते हैं कि भाई हम भी राजनीति में आगे बढ़ सकें। तो मैं कतई ये नहीं चाहूँगा कि उनके विधायक के रहते हुए दो भाइयों को एक साथ विधायक के टिकट आप दे, भले मैं योग्य रहूँ या ना रहूँ, मैं ये नहीं चाहूँगा। फिर भी अगर पार्टी का आदेश होगा कि आपको XYZ कहीं से भी चुनाव लड़ना है, बेरमो छोड़ के XYZ आपको कहीं से भी चुनाव लड़ना, तो पार्टी का आदेश, संतुलन आपका मोटो है, पार्टी का आदेश सिर आंखों पर, ठीक है। कुमार भाई, आपने वक्त निकाला JTN न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और एक शुभकामना मैं आपको दे देता हूं कि जो प्रतिभा मैं आपके अंदर देख रहा हूं, राजनीतिक प्रतिभा, ईश्वर करे कि आपका राजनीतिक जीवन बहुत उज्जवल हो। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, धन्यवाद। ये थे कुमार गौरव, बता रहे थे कांग्रेस के बारे में, सरकार के बारे में, और भी बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई है। अगले बार एक और मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे, और तब तक के लिए नमस्कार।